Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your friends, your relative, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very important chapter, and the previous lecture is a damn important because on that lecture we had discussed two or three very important result. हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा के जो रिगार्डिंग टॉपिक था वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक स्टार्ट भी कर दिया। मतलब ये चैप्टर में मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो पहले का जो पार्ट है वो वेक्टर का अलजेब्रा है और उसके बाद मोशन की तो बाद उसके बाद आती है। तो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वेक्टर का कंपोनेंट कैसे मिलते हैं, कंपोनेंट के द्वारा कंपोनेंट के द्वारा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे मिलता है, वो चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है, दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड पता है और उसका दोनों के बीच का एंगल पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल सकता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो फ्रेंड्स, what we had learned the last lecture, so लास्ट लेक्चर में एक ऐसा रिजल्ट मैंने डिराइव किया था, प्रूव किया था कि जो आपके 11th के अंदर, 12th के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर सब जगह पे आपको उसका यूज होने वाला है। सो व्हाट वी हैड प्रूव्ड, मैंने ऐसा प्रूव करके दिया था कि अगर कोई वेक्टर वेक्टर आर है, अगर कोई वेक्टर आर है एंड वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, सपोज इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द फॉर्मूला? स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट। नहीं, कंपोनेंट की तो कहाँ पे बात आएगी, यहाँ पे थोड़ी ना कंपोनेंट की बात आएगी। एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के वो तो ऐसी हो, यहाँ पे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta and tan alpha is equals to, if you remember, tan alpha is equals b to cos b sin theta upon a plus b sin theta upon a minus b cos theta. a plus b cos theta, where theta is the डायरेक्ट। angle between, it is not the direction, अरे हाँ सर, वो दूसरा। vector a and vector b. Theta is the angle between vector a and vector b. सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 21 समझना है। क्वेश्चन नंबर 21 समझना है ना, तो आप है ना, वो YouTube का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देख लेना एक बार, है ना। इसका लिंक आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें एक बार देख लो आप। और वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी जाएगा स्क्वायर माइनस 2ab cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta। और यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है tan अल्फा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, b sin theta upon a minus b cos अपॉन a b माइनस minus b b cos theta. तो क्या इसके द्वारा पता चला कि अगर आपको दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो आप उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, चाहे एडिशन करना है चाहे सब्ट्रैक्शन करना है।
और प्रैक्टिकली ये कैसे काम आता है, तो वो भी इसके लिए भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा, इसके लिए प्रैक्टिकली ये कैसे काम आता है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, याद है आपको? 2 फोर्सेस 60 एंड 100। हाँ सर, यस। तो उसके द्वारा आपको पता चला होगा कि भाई इसका प्रैक्टिकली कैसे इसका यूज होता है, तो ये चीज हमने कराई थी। फिर उसके बाद जाके हमने एक टॉपिक ये किया था कि मोशन इन अ प्लेन, फिर एक्चुअली ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने है ना फ्रेंड्स सबसे पहले वहां पे पोजीशन किसको बोलते हैं वो हमने डिस्कस किया था, कि कोई भी अगर आपको कोई भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स इटसेल्फ इज अ पोजीशन वेक्टर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। जैसे कोई पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट्स अगर, जैसे कोई पार्टिकल p के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका जो पोजीशन वेक्टर हुआ है दैट इज इक्वल्स टू xik प्लस yj। दैट वाज द पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे मिलता है, तो वो पूरा मतलब हमने वो देखा था कि भाई इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर को मिला देते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने ऐसा प्रूव कर दिया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी फाउंड बाय फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और हमने ऐसा भी प्रूव किया था कि दैट इज कम्स आउट टू बी अ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ऐसा भी हमने प्रूव कर दिया था, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ यू रिमेंबर r2 वेक्टर r2 इज इक्वल्स टू x2 y2 माइनस x1 y1, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1। x कंपोनेंट को साथ में लेना होता है, y कंपोनेंट को साथ में लेना होता है, तो ये आपको डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप मिल जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, हाँ उसके बाद हमने डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलता है, व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी? तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी है। हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन, मैंने टाइम को पर्सनली डिवाइड कर दिया, चलेगा भैया ये? यस। तो एवरेज वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, जो i का जो कोएफिशिएंट होता है उसको x कंपोनेंट बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होगा, एंड एवरेज वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो डेल्टा y बाई डेल्टा t रहेगा। अब हमको ये भी पता है कि एवरेज वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, कोई मुझे बताएगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बाई टी के हाँ नहीं, हाँ v इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, वो तो स्केलर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के फॉर्मूला में, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में डेल्टा आर ही वेक्टर है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिस्कशन किया था। तो हमको ऑलवेज पता है कि
अगर एवरेज अब ये जो है ना वो यूनिवर्सल रूल है कि कोई भी एवरेज क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, कोई भी एवरेज क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट लगाना। हाँ, आपको टाइम इंटरवल बहुत ही कम करना पड़ेगा। तो अगर बहुत कम अगर हम उसको फाइंड करते हैं तो वो एवरेज के बदले इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा कि जो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर टाइम इंटरवल आपको बहुत ही कम करना है। बट अगर आप ऐसा करोगे तो हमको ये पता है, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, थर्ड चैप्टर में भी ये बात हो गया है कि whenever limit delta t tends to 0 delta is written that will be converted into the dx upon हाँ, यहाँ पे dx upon dt नहीं आएगा, dr by dt आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंशिएशन में आएगा, बट अभी हम टिकट फॉर द ग्रांटेड ये पहली बार नहीं कर रहे, ये तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं। तो whenever the limit delta t tends to 0 तो ये delta will gets converted into the differentiation form, that is a dr by dt। तो फ्रेंड्स अब ये जो वेलोसिटी है वो उसका फॉर्मूला हो गया dr by dt। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सोचते हैं कि मैं थोड़ा आपको थोड़ा इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसको मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मुझे है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे निकालना है। वैसे आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? स्लोप से। नहीं, गलत। टेंजेंट्स। देखो ये सपोज के इनिशियल पोजीशन है और ये जो है ना Q जो पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन है। तो ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगा? तो भैया एवरेज वेलोसिटी तो हमको कैसे मिलेगा? तो बोले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है P2 की वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, यस और नो? अब मुझे क्या करना है, टाइम इंटरवल कम करना है। तो अगर मैं टाइम इंटरवल कम करूंगा तो ये जो पार्टिकल पहले जो P पे था वो अगर मैं टाइम इंटरवल कम कर रहा हूँ तो वो Q पे पहुंचने से मतलब अगर मैं टाइम इंटरवल कम करता हूँ तो ऑब्वियसली वो कुछ यहाँ पे पहुंचेगा Q के बदले, समथिंग व्हिच इज द Q डैश। अगर मैं कुछ और टाइम इंटरवल कम लेता हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर ये हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर। यस। और हमको पता है कि वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा टाइम इंटरवल और मैं कम लेता हूँ, थोड़ा टाइम इंटरवल और मैं कम लेता हूँ तो पार्टिकल यहाँ पे उसका एंड पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फिर। तो ऐसे में अगर टाइम इंटरवल कम लेता जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी छोटा होता जाएगा। अब मैं टाइम इंटरवल बहुत ही कम ले लूँ तो 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों बहुत बाजू मतलब बहुत साथ में आ जाएगा और उसको अगर कनेक्ट करोगे तो आपका जो डायरेक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा देखो तो। टेंजेंट। अरे हाँ, टेंजेंशियल मिल जाएगा। हाँ, टेंजेंशियल मिल जाएगा। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बहुत मतलब नजदीक के पॉइंट है तो उन दोनों को मिलाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। बट ये डिस्प्लेसमेंट अब जो है वो एवरेज वेलोसिटी नहीं देगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्यों? बिकॉज अब मैंने टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 ले लिया है। तो फाइनली मुझे जस्ट एक सेंटेंस आपको समझाना था, उसके लिए ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल। पार्टिकल का जो पाथ है, ट्रेजेक्टरी है, पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है उसका जो पाथ है उसमें कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैंने ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि भाई अगर हम टाइम इंटरवल बहुत ही कम कर ले तो लास्ट में जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो टेंजेंशियल मिलता है।
तो एट दैट टाइम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो, इसका मतलब ऐसा हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको टेंजेंशियल मिलेगा। तो ये प्रोसेस के द्वारा हमको ये पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा भैया। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। वो जो पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी है उसके टेंजेंशियल मिलेगा। तो वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला मुझे मिल गया dr/dt। एंड उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा भैया। टेंजेंशियल। So it is a tangential to the path of motion of particle. Okay. अब we also know that ये जो v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। अब ये डेल्टा r अपॉन डेल्टा t के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है क्या लिख सकता हूँ, बोलो बताओ मुझे क्या लिख सकते हैं हम उसको। dr अपॉन dt। नहीं, डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj कैप बाई dt बाई डेल्टा t। डेल्टा टी आई। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा इसका, अब इसका क्या हो जाएगा, अब लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप। सर वो डेल्टा एक्स आई कैप कहाँ से आया? ये रहा ना, ये रहा, देखो, लुक एट दिस फॉर्मूला। ओके सर। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो डेल्टा आर लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो मैंने डेल्टा टी को पर्सनली डिवाइड कर दिया। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है ही, तो वो क्या करेगा, वो डेल्टा डेल्टा को डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप। अब फ्रेंड्स कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप इस हिसाब से रख सकते हो कि उसके आई के जो कोएफिशिएंट है उसका x कंपोनेंट है, j का जो कोएफिशिएंट है उसका y कंपोनेंट है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन ऑफ x, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये dx अपॉन dt जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन वो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा। तो वो हमको वैसे भी वन डायमेंशन में वो हम वही तो करते थे, वन डायमेंशन x या खाली y था, तो वो तो हम करते ही थे कि dx अपॉन dt वाज वेलोसिटी। बट यहाँ पे दोनों डायरेक्शन है, तो x कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट देगा और पोजीशन के y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन आपको वेलोसिटी का y कंपोनेंट देगा। और फ्रेंड्स इसके द्वारा हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा भैया, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर। एंड डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन फाइंड करने का ये सिंपल सा तरीका है कि उसके y कंपोनेंट। tan थीटा से। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, नक्शी इज देयर? नक्शी, यस सर। नक्शी आपका वो जो नंबर है फोन नंबर वो अभी लग नहीं रहा है। कौन सा? मुझे एक काम करो ना, आपके जो भी नंबर है व्हाट्सअप कर दो ना, जितने भी नंबर है। यस सर। तो ये tan थीटा करोगे आप तो उसका मतलब कोई भी, ये वेक्टर का एक कॉमन सा मेथड है कि कोई भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उसके y कंपोनेंट डिवाइड बाय उसका x कंपोनेंट करना है। वो हमने वो थ्योरी में डिस्कस किया था, ये कोई भी वेक्टर के लिए वैलिड है। चलो यहाँ तक हमने किया था और हम आगे बढ़ेंगे, इसी ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे हम। तो चलो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा अब कौन सा टॉपिक लेंगे, अब हम कौन सा डिस्कशन करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भैया?
तो चेंज इन वेलोसिटी change in upon velocity time. upon time. delta v upon delta v. So that is the average velocity. और एंड उसका डायरेक्शन कौन सा रहता है? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हाँ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, वेलोसिटी नहीं, गलत बात। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इट इज इन द, गलत डिस्प्लेसमेंट गलत गलत गलत, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज इन द Average डायरेक्शन velocity. ऑफ, नहीं भैया, आप इक्वेशन को क्यों नहीं देख रहे हो? टेंजेंट देखो, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में डेल्टा टी तो जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ऊपर क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन आएगा वही आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा था? चेंज इन पोजीशन था। डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन था, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या आएगा? चेंज इन Velocity. मतलब क्या फिर ये- हुआ तो वेलोसिटी ना। नहीं, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी, इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू द वेलोसिटी। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सर ये चैप्टर 5th चैप्टर से भी रिलेटेड है? हाँ, रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड है। तो आपको करना क्या होता है, आपको अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है तो एक सिंपल सी चीज है। नंबर 1, डोंट मिस द एनी सेशन। नंबर 1, कोई भी हिसाब से कोई भी सेशन को मिस ना करो। नंबर 2, जिस दिन पे फिजिक्स कराया है, जिस जो लेक्चर है, उस विद इन 24 आवर्स, उसके 24 आवर्स में उसको आप रिवाइज कर दो, उसके फंडामेंटल क्लियर कर दो। एंड नंबर 3, गिव द एवरी एग्जाम्स एज अ प्रॉपर मैनर। अगर ये 3 चीज करोगे तो कभी भी आपको कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। बट आप लेक्चर मिस कर दोगे या फिर आप काम नहीं करोगे साथ साथ में, तो फिजिक्स के अंदर 100% आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो दैट इज, आई एम टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो ये करना पड़ेगा आपको। फिजिक्स में बहुत मतलब चैप्टर इंटर रिलेटेड ही होते हैं, और अगर आप साथ साथ में करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको फिजिक्स जैसा एक भी सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा। तो वो भी इतनी ही सही बात है अगर साथ में करोगे तो। मतलब सर हाँ, बोलो। सर ये हमने जो अभी किया ये हाँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला, और ये जो 26 वाला क्वेश्चन किया ना, वो हाँ। मतलब 25 26 का मतलब कोलैबोरेशन है कुछ? क्या मतलब सर आपने मतलब वो मतलब 25 और जो 26 क्वेश्चंस है आपने आपकी बुक में, वो मतलब साथ में पूछेंगे अगर एग्जाम में पूछेंगे कि अलग अलग पूछ सकते हैं? जैसे मतलब साथ में भी पूछ सकते हैं, अलग भी पूछ सकते हैं, दोनों हिसाब से पूछ सकते हैं। ओके सर। मुझे बताओ ना 25th क्वेश्चन का डेटा रीड करो ना, कौन है क्वेश्चन? एक्सप्लेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, और 26 कौन सा है? एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी हाँ, फॉर तो दोनों साथ है। हाँ, अगर आपको ऐसा पूछता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको दोनों लिखना है। ओके सर। सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से भी लिखना है और उसके कंपोनेंट भी एक्सप्लेन करना है। ओके, ओके थैंक यू सर। जो अभी इंस्टेंट वेलोसिटी वाला पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, वो दोनों साथ में आ गया। देखो, मैंने जो अभी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है ना इंस्टेंट, उसमें दोनों क्वेश्चन को साथ में लिया है। सर मतलब अगर साथ में पूछेंगे तो सिर्फ इंस्टेंटेनियस ही का ही लिखना है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी बीच में एवरेज आता है नहीं, उसका भी देखो लिखना देखो है? सिंपल सी चीज है। अगर एवरेज पूछते हैं तो एवरेज लिखना है, इंस्टेंटेनियस पूछते हैं तो इंस्टेंटेनियस लिखना है। वो जो पूछा है वही लिखना होगा ना, ऑब्वियसली। ओके सर। तो अब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या होगा भैया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 so that will be converted into the dv upon dt. dv upon dt. तो और आपको ये भी पता होगा कि वेलोसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, dr by dt। हमने ये भी प्रूव कर दिया।
वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी जो है वो dr/dt है। तो अब ये क्या फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा ये, अब ये फॉर्मूला d square r upon dt square. dt square. तो पोजीशन का 2 टाइम डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन देता है, वो तो हमको पहले से ही भी पता है, हमने पहले भी वो 3rd चैप्टर में भी बात किया है कि अगर पोजीशन का 2 टाइम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको वेलोसिटी का 1 बार का डेरिवेशन और पोजीशन का 2 बार का डेरिवेशन आपको एक्सेलरेशन देता है, वो तो हमको पहले से भी पता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब v क्या है, देखो ये एक्सेलरेशन हमने कर दिया dv/dt, अब v खुद क्या है, तो हम v के बदले कैन आई राइट v dr upon dt. हाँ वो तो dr/dt लिख दिया, वो खत्म हो गया, वो d2r/dt इसका खत्म। अब दूसरे हिसाब से, अब कंपोनेंट के हिसाब से, अब मैं है ना इक्वेशन के हिसाब से बात खत्म, अब कंपोनेंट के हिसाब से। तो इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी आई कैन राइट vxik प्लस vyjk, हियर इट इज, कोई भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy/dt j कैप। तो फ्रेंड्स ये हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिला, हमको ये मिला एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला मिला हमको। तो क्या फॉर्मूला मिला एक्सेलरेशन का, तो हमको ये पता चला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy/dt j कैप। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि I का जो कोफिशिएंट है वो आपका एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है और J का जो कोफिशिएंट है वो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है। तो मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कैसे मिलेगा, तो अगर आप वेलोसिटी के x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मिलेगा। और उसके द्वारा आपको 2 चीज मिल सकती है, उसके द्वारा आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मिल सकता है एंड यू कैन आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन बाय जस्ट इन द सेम इन मैनर ay अपॉन ax। ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था आज पढ़ना, तो पोजीशन से स्टार्ट किया था। तो पोजीशन के ऊपर से हमने पहले डिस्प्लेसमेंट सीखा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से हमने एवरेज वेलोसिटी सीखा, फिर एवरेज वेलोसिटी के ऊपर से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सीखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हमने एवरेज एक्सेलरेशन को सीखा और एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सीखा। मतलब ये पूरा टॉपिक जो है वो एक ही सीक्वेंस में है। तो अब मैं आपको ये नोट्स शेयर करने वाला हूं। तो देखते हैं हमने कहां तक के क्वेश्चन हमने कर लिए, कहां तक हमने कर लिया। तो फ्रेंड्स देखो हमने कहां तक कर दिया, तो ये था 23rd, 24th, 25, 26 हो गया, 27 हमने कर दिया, 28 भी हमने कर दिया। तो 28th क्वेश्चन तक हमने कर दिया। धैर्य सोनी, धैर्य सोनी, धैर्य इज देयर? Yes, sir. धैर्य आपका होमवर्क नहीं आ रहा है? Yes, sir. होमवर्क का सिस्टम कंपलसरी होता है। यू आर नॉट सेंडिंग द, Yes, sir. इट इज अ कंपलसरी। Yes, sir. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 तक खत्म हो गया। अब हम वेलोसिटी में किस किस के टाइप के चेंज हो सकते हैं
वेलोसिटी के अंदर कौन कौन से टाइप के चेंज हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 होगा या 180 होगा, मतलब वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन। बट अगर 2 या 3 डायमेंशन है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। इसका ये जो नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बॉक्स के, उसका अभी आपको पूरा डिटेल में अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन क्या है। पहले तो मुझे बताएगा एक्सेलरेशन है क्या। Rate of Change change in in velocity velocity. change in velocity upon change in time. Change in अच्छा, velocity. मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, अगर मैंने फोर्स लगाया तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी लगेगा, बिकॉज फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लगाता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, तो डेफिनेटली क्या होगा उसका? फोर्स बढ़ेगा। नहीं, फोर्स तो मैंने लगाया, तो फोर्स लगाया मतलब एक्सेलरेशन लगाया, तो एक्सेलरेशन लगाया तो उसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी बढ़ेगी, चेंज होगा, बढ़ेगी, मतलब डिक्रीज चेंज। पता नहीं, बट चेंज होगा, बिकॉज Change. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लगाते हो तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी चेंज होगा। वाइसे वर्सा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब ऐसा भी हुआ। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा आज के लेक्चर में कि आप किस हिसाब से एक्सेलरेशन लगाओगे तो वेलोसिटी में कौन कौन से टाइप के चेंज होते हैं। एक्सेलरेशन किस टाइप का लगाओगे तो वेलोसिटी में कौन से टाइप का चेंज होगा, वो आपको मैं आज पता करूंगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट इसके पहले कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो एनी वेक्टर क्वांटिटी can be changed by 3 way। कोई मुझे बताएगा वेक्टर के पास क्या क्या होता है? Magnitude and direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप 3 हिसाब से चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की बात है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वैलिड है। वैसे वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, तो वेलोसिटी के लिए भी ये वैलिड है। दूसरा क्या लगना चाहिए मुझे? By changing direction. by changing only its direction। and number 3, what I should write? By changing direction and both of them. magnitude. Both of them. by changing both magnitude In direction. and direction। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप 3 हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, उसके डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर उनको दोनों को चेंज करके आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, वो हमको पता है। बट वो चेंज 3 हिसाब से हो सकते हैं। वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसका ओनली डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकते हैं। तो लेटस, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ द वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड बाय अप्लाइंग द एक्सेलरेशन। तो अभी जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ वेलोसिटी changes by applying acceleration।
तो अब देखते हैं क्या हो सकता है, लेट्स सी। ओके, let us assuming a case 1. in this case suppose के मैंने है ना एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लगाया, मतलब एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड इज द एंगल बिटवीन द थीटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? 0 डिग्री। 0 मतलब पैरेलल का मतलब 0 हुआ। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा ये समझाता हूँ। चलो, कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, कोई फ्री फॉलिंग बॉडी, तो उसका वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है फॉलिंग बॉडी का? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ओके गुड। उसके ऊपर लगेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन कौन सा है? डाउनवर्ड। 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 तो क्या दोनों पैरेलल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ? एक्सेलरेशन यस सर। वेलोसिटी। तो क्या होता है, तो ग्रेजुअली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड के बारे में क्या होता है? इंक्रीज होता है। हाँ, तो इसके अंदर अगर ऐसा होता है तो प्रैक्टिकली मुझे पता चला कि कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कोई फॉलिंग बॉडी है तो उसमें वेलोसिटी भी नीचे है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वो भी नीचे ही की तरफ ही होता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हमको पता ये चला कि उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो इंक्रीज होगा। देखो, एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप एक्सेलरेशन लगाया आपने बॉडी के ऊपर तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। बट क्या ये जो बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी है, क्या वो ऐसे हम ऐसे 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 रोटेट करके नीचे आएगा कि सीधा नीचे आएगा? सीधा। सीधा। कोई फॉलिंग बॉडी सीधा। बॉडी है, फॉलिंग बॉडी है, तो वो देखो आप देख सकते हो कि क्या वो ऐसे ऐसे जाके नीचे आता है कि सीधा नीचे आता है? सीधा। सर एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पे whenever we are dealing, so we are dealing the ideal situation, whenever we are not specified, तो automatically idealistic situation में आपको सोचना है। तो idealistic situation में ही आपको सोचना है। तो अगर कोई एयर रेजिस्टेंस है या विंड फ्लो नहीं हो रहा है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसा ही सोचना है आपको। तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन के बारे में क्या कह सकते हो? बोलो, डायरेक्शन के बारे में क्या कह सकते हो? कांस्टेंट। डज नॉट चेंज। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करते हो, अगर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करते हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बट अगर इसी में हम सोचे, अगर इसी में हम आगे बढ़े कि भाई हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट, मतलब थीटा कितना होगा? 180। 180 डिग्री। ऑन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस अब क्या होगा सोचो, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्या होगा सोचो? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। देखो, कोई ऑब्जेक्ट ने आपने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, सपोज कि यू हैड थ्रोन द ऑब्जेक्ट इन द अपर डायरेक्शन, तो जब ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी का दूसरा डायरेक्शन में है अपवर्ड, बट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। वो तो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज हो। वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ऐसा बोलना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। हाँ। आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली डिक्रीज होगा। बट जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो कैसे ऐसे घूम फिर के जाएगा कि सीधा ही ऊपर जाएगा? सीधा। मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज। डायरेक्शन डज नॉट चेंज। क्या ये आपको समझ में आया? यस। यस। अब मैं है ना, अब मैं एक्सेलरेशन को पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं लगा रहा हूँ। मैं है ना एक्सेलरेशन को आई एम अप्लाइंग नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, मैं एक्सेलरेशन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन पैरेलल नहीं है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा नहीं, वो एंटी पैरेलल भी नहीं है
तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो मैंने एक्सेलरेशन लगाया है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि मैग्नीट्यूड बढ़ेगा भी नहीं, डिक्रीज भी नहीं होगा। तो इसका इस टाइप के सिचुएशन में क्या होगा कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा नहीं, नहीं डिक्रीज होगा, तो वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। बट एक्सेलरेशन तो आपने लगाया है ना, बट आपने एक्सेलरेशन तो लगाया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्सेलरेशन तो आपने लगाया है तो डेफिनेटली क्या होगा, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब ही ऐसा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने एक्सेलरेशन तो लगाया है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब ही वही है। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ने वाला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज होने वाला नहीं है, तो फिर कंपल्सरीली क्या चेंज होगा, Direction. Where? हाँ, तो Direction. कंपल्सरीली ओनली द डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड, तो ओनली डायरेक्शन चेंजेस। से एग्जांपल है जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब उसका स्पीड यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसके अंदर ऐसी यही चीज होता है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मत पता चल जाएगा आपको। तो अभी आपको ये फंडामेंटल क्लियर होगा कि क्यों न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करते हैं, ये अभी आपको पता चलेगा। आपने बहुत सालों से ऐसा पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है, बट कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है, वाई इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसका रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि सपोज के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, उसका जो पाथ है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, फोर्स का वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आएगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज F इक्वल्स टू मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इसी वजह से वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, जिसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज होगा। वैसे अर्थ के आसपास कोई सैटेलाइट रिवॉल्व होता है तो उसमें भी यही कंसेप्ट है, आसपास सैटेलाइट रिवॉल्व होता है उसमें भी यही कंसेप्ट है कि अर्थ है, यहाँ पे ये सपोज के अर्थ है, और ये अज्यूम कर लो कि मून है, ये अर्थ है, ये मून है, तो मून का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, और यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो अर्थ क्या करता है कि मून को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो अभी शायद आपको ये भी पता हो गया, चल गया होगा कि अगर मून को अर्थ का अट्रैक्शन है तो क्यों मून क्यों अर्थ के पास क्यों नहीं चला आता है, वो मून रोटेट क्यों होता है। जैसे सन है तो सन के अराउंड सारे प्लैनेट रोटेट क्यों होते हैं, अगर सन का अट्रैक्शनल फोर्स उन लोगों के ऊपर लगता है, वो प्लैनेट के ऊपर लगता है, तो सारे प्लैनेट सन के अंदर चले नहीं जाने चाहिए अट्रैक्शन के द्वारा, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर होता है तो एट दैट टाइम जो मोशन होता है वो सर्कुलर टाइप का मोशन होता है। तो आप जो सोचते हो ऐसा नहीं होगा, जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू होगा वही होगा, और प्रैक्टिकली वही होता है। देखो, तो आपको कभी कब कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन होगा, कहीं हुआ होगा पास्ट में कि भाई न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चले जाते न्यूक्लियस के अंदर। अगर सन का अर्थ के ऊपर एट्रैक्शनल फोर्स है तो अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं चली जाती है। अगर अर्थ के आसपास मून रोटेट होता है तो वो क्यों रोटेट होता है, मून के ऊपर अगर अर्थ का अट्रैक्शनल फोर्स है तो वो मून अर्थ के तरफ खींचा क्यों नहीं आता है, अर्थ के तरफ क्यों खींचा चला नहीं आता, क्यों नहीं आता है, तो उसका रीजन यहाँ पे है। तो चलो फ्रेंड्स, क्या ये एक बहुत ही अच्छी चीज आपको समझ में आई पूरी चीज।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको होते होंगे पास्ट में, तो उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये पता सर, चला फ्रेंड्स आपको? सर पर वैसे तो Yes, sir. न्यूक्लियस के अंदर इसलिए नहीं जाता ना क्योंकि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। अरे चल, हाइड्रोजन एटम है तो उसमें क्या, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट हो सकता है क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट पॉसिबल है? हाँ सर। No, sir. तो फिर तो क्या वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस? ना सर। No, sir. नहीं जाता। तो ये आप जो सोच रहे हो तो बिल्कुल गंदी बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा खाली क्या होता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है, और कुछ नहीं होता। स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शनल फोर्स है जो होना चाहिए उससे थोड़ा कम होता है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो न्यूक्लियस में इसकी वजह से नहीं जाते हैं। ऐसा किसने बता दिया आपको? मैं सर ऐसे सोच रहा था। नहीं, ऐसा नहीं सोचने का ना। अच्छा, क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, Yes, sir. अब सोचो, yes, sir. अब ऐसा सोचो कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके साथ मैं एक्सेलरेशन कुछ ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन कुछ ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ कि जो कुछ एंगल बनाए। मतलब मैं पैरेलल या एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन कुछ एंगल बना के अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने है ना वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल बने, इस हिसाब से एक्सेलरेशन मैंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट सोच सकता हूँ। हमको पता है कि हम वेक्टर के कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, हम वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो मैं ये जो एक्सेलरेशन है ना उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसको रिजोल्व करता हूँ मैं उसको। तो एक जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के पैरेलल, और दूसरा जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हमको ये पता है कि जो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो मैंने उसको, इसका सिंबल यहाँ पे ए पैरेलल दिया हुआ है। तो वो आपको पता होगा कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो दैट इज गिवन बाय ए कोस थीटा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। एक कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल है और वो आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कोस थीटा जितना होगा। और दूसरा कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसीलिए उसका साइन मैंने ऐसा परपेंडिकुलर बताया, और उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि ए साइन थीटा। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? ये दोनों इक्वेशन वो हमने रिजोल्व किए थे। Resolution of vector. हाँ, resolution बराबर है। अब कोई मुझे बताएगा ये पैरेलल क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी के पैरेलल है, तो वेलोसिटी के पैरेलल है तो वो क्या करेगा? Velocity increase करेगा. परफेक्ट। हमने देखा कि अगर एंगल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है तो क्या करेगा कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज करेगा। और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या करेगा? तो अभी हमने देखो कांस्टेंट वो क्या करेगा? Decrease करेगा. नहीं, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज एग्जैक्टली। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, वो ओनली डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब यहाँ पे दोनों चीज होगी। कौन सी दोनों चीज? वेलोसिटी को कांस्टेंट लिख सकते हैं ना सर, वेलोसिटी। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट उसके डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने डायरेक्शन ऑफ वी विल चेंज, तो यहाँ पे अगर आपने इस हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है कि जिसका एंगल वेलोसिटी के साथ 0 नहीं है, 90 भी नहीं है एंड 180 भी नहीं है, मतलब इसके सिवा कोई और है, तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन दो पार्ट में बट जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड। वो एक्सेलरेशन दो काम करेगा, उसका एक कंपोनेंट मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा? डायरेक्शन। Direction change. तो here what happened? Here both magnitude and direction
and direction gets changed. सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? हाँ, दे रहा हूँ। तो इसमें जो केस 1 में जो पाथ होता है ना, केस 1 में जो पाथ होता है वो लीनियर होता है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। केस 2 में जो पाथ होता है वो कैसा होता है, अभी हमने डिस्कस किया लिया। केस 2 में क्या होगा, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। केस 2 के अंदर पाथ सर्कुलर होगा। एंड केस 3 के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर यहाँ पे जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। यहाँ पे जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो ये अर्थ सरफेस है, सोचो कि ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे एक बॉल पड़ा हुआ है, फुटबॉल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे रोनाल्डिनियो यहाँ से किक लगाता है। तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है? हाँ के ना? Yes, हाँ sir. सर। मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो कौन सा रहेगा? Downwards, gravitational हाँ, force. तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन तो जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है भैया। तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल बनता है, वो 0, 90 या 180 नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे मिलेगा आपको इतना एंगल बनेगा। देखो तो चलो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन कर देते हैं। तो ये जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी। आप देख सकते हो कि वो जो एंगल है वो 0, 90 या 180 नहीं है। तो इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस के अंदर अब बॉडी कैसे मूव करेगा? तो आपको पता है कि ये जो फुटबॉल का जो किक होता है उसके बाद फुटबॉल का जो मोशन होता है वो ऐसे होता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो ये जो Yes, ये जो पाथ है Yes, sir. दैट इज अ पैराबोलिक। ये जो पाथ है दैट इज कॉल्ड अ पैराबोलिक पाथ। सर ये एग्जांपल फिर से समझाओगे सर, वो नेटवर्क इशू। हाँ, तो सोच लो आप कि ये किक लगाते हैं हम, तो अगर किक लगाते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल जो है वो 0 नहीं है, 90 नहीं है, 180 भी नहीं है, कुछ है और कुछ है। तो यहाँ पे जो पाथ है वो आप देख सकते हो कि पैराबोलिक है। क्या समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो ये बहुत ही कंसेप्ट है ना, वो आपके 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में सब जगह पे काम आएगा। एक बेसिक चीज मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, तो उसके द्वारा उसका क्या होगा, उसका पाथ कैसे रहेगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो ये बहुत ही बेसिक चीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. फ्रेंड्स अब एक और थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अब हम है ना, वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन इन द 2 डायमेंशन। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है। अच्छा, लास्ट टॉपिक का मैं फटाफट आपको कंक्लूजन बोलता हूं। आधा सेंटेंस मैं बोलूंगा, आधा सेंटेंस आप बोल देना। इफ द एक्सेलरेशन अप्लाइड पैरेलल टू द वेलोसिटी, if acceleration is applied parallel to what happened? Velocity increases. Velocity increases. Magnitude increases, velocity direction Remains same, unchanged. remains same. Number 2, if acceleration applied anti-parallel to the velocity, if acceleration is applied anti-parallel to the velocity, then Magnitude decreases. Magnitude decreases. direction Same. Remains same. Remains Same. 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 Number 3, if acceleration is perpendicular to the velocity, Direction
Direction Only changes. direction changes. Only direction changes. And the path will be Circular. 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 Number 4, if there is an angle between the velocity and acceleration which is either 0, 180 or 90, then what happened? Parabolic. Both the thing is going to be changed. Magnitude and direction both Magnitude and change, direction both change. and the path will be the parabolic. Okay. सर उसमें मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा? देखो क्या होता है कि पहले जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जैसे आपने फुटबॉल को थ्रो किया, तो जैसे जैसे फुटबॉल ऊपर जाता है ना, तो तब तक उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. बट जैसे ही वो नीचे आना स्टार्ट होता है तो क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो वेलोसिटी इंक्रीज भी होगा, बिकॉज अब नीचे आना जब स्टार्ट होगा तो उसका क्या होगा कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में वापस आ जाएगा. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? यस सर, फ्री फॉल है. ओके. सर इसमें बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया बॉल को. ले सकते हो आप, बट प्रॉब्लम सर बैट्समैन हिट द बॉल, जब बैट्समैन वो बॉल हिट करता है तब भी हो सकता है. हाँ एग्जैक्टली, बैट्समैन जो बॉल को हिट करेगा वो भी एग्जांपल ले सकते हो. ओके. अब जो टॉपिक है दैट इज अ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन अ 2 dimension. तो हमने 1 डायमेंशन के लिए ये थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. 1 डायमेंशन के लिए ये थ्योरी हमने ऑलरेडी प्रूव किया था. तो हमने वो थ्योरी आपको याद हो तो 2 हिसाब से प्रूव किया था. एक तो हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया था, और दूसरा को याद हो तो हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस मेथड से भी डिस्कस किया था. तो अब यहाँ पे हम ग्राफिकल या कैलकुलस मेथड से नहीं, सिंपल हम यहाँ पे इसको वापस से प्रूव करेंगे, बट सिंपल कैलकुलेशन से उसको प्रूव करेंगे. सेम फॉर्मूला डिफरेंट होगी ना? सेम फॉर्मूला आएगा, बट थोड़ा उसमें चेंज होगा. क्या चेंज होगा वो तो अभी आप देखोगे तो पता चल जाएगा. वेक्टर लग जाएगा. हाँ, वेक्टर के साथ लिखना होगा. सपोज a body is under motion with the uniform acceleration. Body यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है. उसका t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, मतलब इनिशियली उसका वेलोसिटी v0 है, एंड t इक्वल्स टू t टाइम पे, मतलब थोड़े टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v है. नाउ उसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, उसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है. नाउ एज अ एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, acceleration is a constant, I can say average acceleration is equals to instantaneous acceleration. देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करो, वो सेम ही हो जाएगा. जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी होता है सपोज के, तो उसका एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही होता है. तो एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी कम्स आउट टू बी सेम. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन, एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एज यू नो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? v minus v0, कैन आई से इट इज इक्वल्स टू 80. यस सर. तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 1 मिल गया. चलो, क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Now for any kind of motion,
फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? चलो मुझे बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? चेंज in position upon time. चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? Average velocity into time. इनटू टाइम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. यस सर तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल पोजीशन आर है, इनिशियल पोजीशन आर नॉट है। देखो हमको पता है कि पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो फाइनल पोजीशन उसका आर है, इनिशियल आर नॉट है। एंड एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो भैया इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल वेलोसिटी वी है, तो उसका एवरेज कितना होगा? v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी। चलो ये बात पता चला आपको फ्रेंड्स? यस सर। यस सर तो ये पता चला फ्रेंड्स, Yes, sir. इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बट अब क्या है कि बट v क्या है भैया? वी नॉट प्लस V 80 naught plus 80. V naught plus 80. तो v तो v नॉट प्लस 80 है। तो अब ये फॉर्मूला के अंदर उसका वैल्यू प्लेस करते हैं। तो v r माइनस आर जीरो इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट। तो v के बदले आई कैन राइट वी नॉट प्लस 80 v प्लस वी नॉट बाई टू इंटू टी। तो इसको सिंप्लीफाई करो भैया, तो क्या हो जाएगा? 2V naught by plus 80 by 2. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा भैया? तो ये हो जाएगा 2v नॉट प्लस 80 इंटू टी बाई टू। अब ये टी बाई टू को मल्टीप्लाई करो ना दोनों के टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा देखो तुम? V naught t plus 80 square. वी नॉट Half 80 square. प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या भैया ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने पास्ट में प्रूव किया हुआ था? यस सर। बट वो जो था वो 1 डायमेंशन में था, और वही चीज हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन में किया हुआ है। क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर यस ओके फाइन। Now from equation 1 I can say v minus v naught is equals to 80. So can I say reciprocal of that? Can I say 80 is equals to v minus v naught? यस Yes, sir. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? अब Yes. मल्टीप्लाइंग equation 2 and equation 3. Equation 4 and equation 2. Equation 4 को and equation 2 को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आप 7th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो डॉट प्रोडक्ट का डॉट टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। अभी इससे जस्ट इतना सोचो ना कि ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड r माइनस आर नॉट डॉट 80 हो जाएगा, और राइट साइड क्या बचेगा? तो राइट साइड v प्लस वी नॉट प्लस v बाई टू इंटू टी डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा? V minus V naught. v माइनस वी नॉट। फ्रेंड्स दोनों साइड से t कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से t कैंसिल, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है फ्रेंड्स? स्क्वायर माइनस 5 X square minus 5. Y square. तो यहाँ पे v प्लस वी नॉट एंड v माइनस वी नॉट थे, तो उसका क्या हो जाएगा? वी v स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस V वी naught और square बाई टू तो है ही, बाई टू तो है ही। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो यस अब आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 को इस साइड ले जाओ,
तो 2a डॉट r माइनस आर नॉट, क्या ये कुछ जाना पहचाना लगता है आपको? Yes, sir. बहुत यस तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे फॉर्मूला। वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। 2 एंड 3 डायमेंशन में ये जो फॉर्मूला है ना वो अप्लाई नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला? वो डिस्टेंस इन द nth सेकंड, 2AD equals to वो nth सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। v नॉट प्लस A by 2 into 2n माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है ना वो 1 डायमेंशन के लिए याद रखो। इसको 1 डायमेंशन के लिए ही आपको याद रखना है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सर 2 डायमेंशन के लिए कुछ है? 2 डायमेंशन के लिए नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला आपको। सर बोलो। सर ये आप मल्टीप्लाइंग से पता नहीं चला, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 एंड 2 से। तो देखो इक्वेशन 4 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो इक्वेशन देखा आपने? यस सर। कहाँ पे बताओ, कौन सा बोलो, इक्वेशन बोलो। लेफ्ट हैंड साइड एक इक्वेशन 2 है सबसे नीचे, और ये मिडल हाँ क्या इक्वेशन बोलो। वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 टी। अच्छा, और इक्वेशन 4 देखो वो कौन सा है? इट इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट। अब इसको मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट साइड के पार्ट के राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करो। यस सर। हो गया खत्म? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. सर nth सेकंड के लिए कोई और फॉर्मूला नहीं है 2 मैं डायमेंशन? वही बोल रहा हूँ कि ये n सेकंड के लिए 2 या 3 डायमेंशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट इज वैलिड ओनली फॉर द वन। n का, ओके, तो सर n का फाइंड करके उसमें से वो माइनस करके वही करना पड़ेगा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसमें तो 1 डायमेंशन मोशन था तो आप माइनस कर सकते थे। यहाँ पे देखो 2 डायमेंशनल मोशन, तो आप क्या माइनस करोगे क्या प्लस करोगे? सोचो, सपोज क्या ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है हो गया। तो आप क्या माइनस करोगे, कैसे प्लस करोगे? बोलो, बताओ मुझे अब। तो नहीं होगा। नहीं मतलब ऐसे होगा। क्वेश्चन पूछे, मतलब पूछेगे ही नहीं आपको, ऐसे पूछेगे ही नहीं। इज इट क्लियर टू यू? इज इट ओके? यस सर, यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, अब कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो आज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने डिस्कस किया। अब आपको ये पता चल गया कि 1 डायमेंशनल मोशन होता है तो उसमें थीटा 0 या 180 होता है। उसमें एंगल दोनों के एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 या 180 होता है। ये क्लियर हो गया अभी आपको ये स्टेटमेंट? Yes. यस सर। यस सर। अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो एंगल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा, बिकॉज उसमें पाथ लीनियर होता है। तो अब शायद ये आपको पता चला। 2 डायमेंशनल मोशन है मतलब तो एंगल 0 एंड 180 के सिवा कोई और होगा, तो वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना वो सब। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए? तो आज मैंने करवाया आपको क्वेश्चन नंबर, लास्ट में हमने कौन सा क्वेश्चन 25 तक किया था ना लास्ट में? ये 24 हाँ 24 तक किया था। आज मैंने 25, 26, 27, 28, 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 भी खत्म हो गया। देखो ये 30 भी आज बता दिया। क्या ये समझ में आया आपको पूरा चीज? Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब होमवर्क में सारे हाँ सारे 2 टाइम्स। 25 to 30. क्या बोल रहे हो? 25 to 30 2 हाँ times. 25 to 30। अब न्यूमेरिकल भी है और सर आप स्क्रीनशॉट मोकलो, वही हम 2 बार लिख ले तो चलेंगे? नहीं 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 नहीं, स्क्रीनशॉट में क्या होता है, कभी कभी कुछ थ्योरी मैं बोलता हूँ तो लिखता नहीं हूँ, कभी कभी कुछ थ्योरी स्टेप्स में बोल लेता हूँ तो मतलब लिखना नहीं होता कभी कभी। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको एग्जाम में तो पूरा मतलब एज पर द टेक्स्ट बुक लिखना होता है। तो आपको नोट्स में से ही करना है। थ्योरी इज यू कैन यूज एज अ रेफरेंस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, और स्क्रीनशॉट मतलब ये स्क्रीनशॉट में जो भेजता हूँ वो आप 2 हिसाब से यूज कर सकते हो। एक तो रेफरेंस के लिए, और दूसरा कुछ नया मैंने लिखा है, कुछ नया जो आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप मतलब आप सामने के साइड आपको एक ब्लैंक मैंने दिया हुआ है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट सर का सारे तो वो उसके बाजू में नहीं लिखने हैं ना, वो आपने बुक दिया नहीं नहीं उसके नहीं बाद। नहीं नहीं आपको जैसे मैंने देखो मैं आपको बताऊं जैसे आपके थ्योरी में क्या है, ये क्वेश्चन अगर है तो उसमें यहाँ पे ऐसा दिया है कि भाई अगर थीटा 90 होता है तो ओनली डायरेक्शन चेंज होगा। अब वो डायरेक्शन चेंज होगा तो मोशन कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कौन कौन से एग्जांपल है वो नहीं दिया है। तो मैंने वो बताया कि भाई तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का एग्जांपल दिया मैंने, जैसे अर्थ एंड मून का एग्जांपल दिया, तो वो नहीं दिया देखो यहाँ पे। तो आप उसको वहां पे लिख सकते हो आपके फ्रंट्स के साइड जहाँ पे ब्लैंक है। जैसे यहाँ पे एंगल 090 या 180 नहीं है और दोनों चेंज होगा, पर इसका मोशन किस टाइप का है तो कोई पैराबोलिक है, एक एग्जांपल मैंने दिया फुटबॉल का, तो वो सब नहीं दिया है देखो यहाँ पे। तो वो सब आपको लिखना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ। तो फ्रेंड्स लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल। आप इलस्ट्रेशन नंबर ये रहा, गुड। 1 2 3 नहीं 4 पे आ जाओ, 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है, देखो तो ओके। तो लिखा ये है कि अ पोजीशन वेक्टर इज गिवन एंड उसका फॉर्मूला दिया हुआ है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 0.5 k कैप। और करना क्या है आपको, करना ये है कि आपको उसका वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और उसका स्पीड भी, मतलब t टाइम पे उसका स्पीड फाइंड करना है। तो खत्म बात। चलो मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 0.5 k कैप। चलो अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंस अगर मैं पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। चलो करो डिफरेंशिएशन। 3t i कैप का डिफरेंशिएशन करो, 3 बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा और i कैप एज इट इज रहेगा। अब 2 t स्क्वायर का क्या होगा 2t 2 t j कैप और ये 0.5 का क्या होगा 0. 0 तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा 3i कैप प्लस 4t j कैप एंड इन द मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना है भैया, स्टूडेंट्स फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स एंड लॉस द मार्क्स। चलो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगा, और एक बार इसका वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चलो भैया करो डिफरेंशिएशन ही वेलोसिटी का, ठीक है क्या होगा। चलो एक स्टेप में लिख रहा हूँ। चलो 3i कैप प्लस 4t j कैप का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा। चलो अब 3 का क्या होगा 0 मतलब ना लिखो तो चलेगा। अब 4t का क्या होगा 4 t का 1 और j कैप J कैप। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्या करना था, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टी, ये इज द फंक्शन ऑफ टी ना लिखो तो भी चलेगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना था, वो मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, तो उसमें ये पूछा है कि आप 1 सेकंड ले लेना है, टाइम 1 सेकंड ले लेना है और आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। किसका, वेलोसिटी का। तो टाइम इज इक्वल टू 1 ले लो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखो तो 3i कैप प्लस 4j कैप 3i कैप प्लस 4j कैप हो जाएगा, आगे ना। यस यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा आपको, कोस्टाओ है वहाँ पे, कोस्टाओ। ये बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा। कोस्टाओ, अच्छा सना इज देयर, सना। यस तो सना मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, ये 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा। अच्छा प्रेरक इज देयर, प्रेरक। यस सर।
बोलो कैसे मिलेगा? tan theta equals to vy upon vx. गंदी 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 बात, गंदी बात। अरे हाँ रूट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको कंपोनेंट का स्क्वायर करके, 5 आएगा। 5. हाँ वो मिलेगा 5 5. मीटर पर सेकंड। तो ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड। अब आप जो बोल रहे थे प्रेरक, वो किसके लिए था? वो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन आएगा। हाँ, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? tan थीटा इज इक्वल टू, vy upon vx। हाँ तो vy क्या है इस फॉर्मूला में? y कंपोनेंट कौन सा? 4 4 आएगा। x कंपोनेंट 3, 4/3। तो ये हो जाएगा 1.33। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं कि अगर आपके पास tan थीटा है तो उसके ऊपर से आप थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर। तो tan थीटा 1.33 है, सर, तो ये उसके ऊपर से थीटा मिलेगा आपको। 57 53 क्या बोल रहे हो? वो tan इनवर्स वाला ना सर। इनवर्स वाला ना सर। हाँ एग्जैक्टली मतलब tan थीटा के ऊपर से थीटा कैसे मिल सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो अभी टेक इट फॉर द ग्रांटेड ये थीटा मुझे मिल गया। ओके यस सर। सर सर ये 2 टाइम है और 1 टाइम? ये सारे मतलब ये आपको एक बार लिखना है। मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस हाँ सर. सर। यस सर। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये इलस्ट्रेशन था, तो एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन डिटो टू डिटो। देखो ये एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन देखो, क्या ये मुझे करवाने की जरूरत है? अभी देखो तो नहीं नहीं सर। सेम 1 ही का है। 2 सेकंड ले लिया सर। हाँ, और वो इक्वेशन चेंज, वो इक्वेशन चेंज कर तो क्या ये करवाने की जरूरत है अभी? नो सर। नहीं नो सर। सर नो सर। इज इट गिवन टू द होमवर्क फ्रेंड्स? यस यस सर। यस सर। चलो और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है ये बोर्ड के एग्जाम में। तो इलस्ट्रेशन नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूँ। मैंने 4th इलस्ट्रेशन कराया, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सॉरी बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, उसको शांति से देखो। देखो क्या लिखा है, क्या आपके मोबाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके लिखा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब ऐसा हुआ कि उसका इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल पोजीशन कौन सा रहेगा? ओरिजिन 0। या तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 हो जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस यस और सर। t इज इक्वल टू 0 पे उसका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी दिया हुआ है भैया, तो ये जो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो हमारे लिए कौन सा वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब वो कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। अरे भाई मुझे ऐसा सुनना था कि वो इनिशियल वेलोसिटी है। डी नो। 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियली होता है ना। यस यस सर। हाँ वो 5 आई कैप मीटर पर सेकंड है। चलो ये पता चला आपको। यस। एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है और उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमको ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्ड सुन के बहुत सारे इक्वेशन हमारे माइंड में आ जाएंगे। 3i कैप प्लस 2j कैप का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम नहीं है। 3i कैप 2j कैप टाइम नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट ही है। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये y कंपोनेंट हमको फाइंड करना है, जब x कोऑर्डिनेट जो है वो 84 है, जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, तो एट दैट टाइम व्हाट शुड बी द y कंपोनेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑन द सेम टाइम यू वांट टू फाइंड द स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। देखो ये कांस्टेंट, चलो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कौन सा फार्मूला आपके माइंड में सेट होगा, कौन सा फार्मूला आपको क्लिक होगा अभी? v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर।
चलो अब इनिशियल पोजीशन तो 0 0 ही है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई मतलब बनता नहीं है, वो ओरिजिन पे ही है, तो इनिशियल तो 0 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ओनली आर। इनिशियल वेलोसिटी है 5i कैप इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है हमारे पास 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर। चलो तो ये हो जाएगा 5ti कैप प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2/2 का मतलब 1 टी स्क्वायर जे कैप, 1 टी स्क्वायर जे कैप। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आपको समझ में आया ये चीज? यस सर। Yes, sir. अब आई कैप वाले कंपोनेंट मैं साथ में लूंगा, तो आई कैप वाला कंपोनेंट जो है वो मैं साथ में लूंगा, तो ये 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस टी स्क्वायर इंटू जे कैप। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अब ये जो है ना, ये जो है हमारे लिए एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो है वो हमारे लिए कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला? 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर मिला, बट वैसे दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमको? 84। वो 84 दिया हुआ है, तो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं एक स्टेप कट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस, सर 3/2 को 1.5 कर रहे थे ना? नहीं करेंगे ना भैया, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखो हमको टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल बनाओ। तो क्या भैया ये समझ में आया आपको? यस सर। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास 3 है एंड 168 है, तो उसका कुछ ऐसे करना है कि आपको 18 आ जाए, नहीं 5 to the 10 हो, मतलब ऐसा कुछ करो कि 10 आ जाए। तो ये 3 इंटू 168 का होगा 160, 84 इंटू 2, 84 का होगा 84 का क्या होगा, 4 इंटू 16 फोर्जा हो जाएगा, 14 4 लेगा। नहीं 18 से फोर्जा, नहीं 19 फोर्जा, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं ना। नहीं 12, कितना फोर्जा 18 10 और फोर्जा है? 14 और 4 ले लो सर। नहीं 14 माइनस 21 हाँ 21 फोर्जा, तो 3 4 7 3 2। अच्छा ये 7 4 28 होता है, और 3 3 2 मतलब 9 2 9 2 18, ये हो गया, देखो 28 और 18 हो जाएगा। तो समझ में आया बात, समझ में आपको? अगर ये पता ना चले तो आप वो डेल्टा वाला मेथड तो है ही ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो मेथड है ही आपके पास। अगर इसमें ना पता चले तो वो डेल्टा वाला तो मेथड है ही आपके पास। तो अब यहाँ पे t कॉमन, 3t प्लस 28 माइनस यहाँ पे 3t 6t कॉमन, 6 कॉमन, यहाँ पे 6 कॉमन निकलेगा, 6 कॉमन एंड 3t माइनस 28 हो जाएगा, 3t प्लस 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक कंपोनेंट आएगा t माइनस 6 इक्वल्स टू, दूसरा आएगा 3t प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स ये 3t इज इक्वल्स टू माइनस 28 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। t equals to 6 सेकंड। तो t इज इक्वल्स टू 6 सेकंड, बट आपको टाइम नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, आपको y कंपोनेंट फाइंड करना है। तो अब y कंपोनेंट तो क्या है? टी स्क्वायर j कैप। हाँ y कंपोनेंट मतलब खाली t स्क्वायर है, खाली t स्क्वायर। तो t क्या मिला भैया? हाँ तो 36। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? यस सर। अब मुझे है ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा? तो ऐसा कर सकते हैं कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। आप एक दूसरा भी कर सकते हो, आप डिफरेंशिएशन dr/dt भी कर सकते हो, पोजीशन का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। ये दोनों के हिसाब से सेम ही आंसर आएगा, दोनों के हिसाब से आंसर सेम ही आएगा, वो मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ।
पहले ये करते हैं, वी नॉट प्लस 80। वी नॉट क्या है? 5 आई कैप। 80 क्या है? ए क्या है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी। तो आई कैप वाले साथ में ले लो, तो 5 आई कैप प्लस 3 टी आई कैप, तो 5 प्लस 3 टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप। तो ये मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। अब एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये पोजीशन का जो फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन करो। चलो, तो ये 5t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो 5t का क्या होगा? फ्रेंड्स, am I audible to you? Friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. એક મિનિટ ઉભો રહેજો. Present decimal 16 in BCD, તો 16 એટલે 000 1 બરાબર અને 6 છે ને તો 0421 તો કોણ આવશે? Am I audible to you, friends? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? हम पहुंचे थे यहाँ पे, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा था आपको, और यहाँ पे लास्ट में वेलोसिटी तक पहुंचे थे। तो ये मतलब इंटरनेट चला गया ना, तो ये सब कुछ गया काम से, ये स्क्रीनशॉट भी गए काम से आज के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लेक्चर आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा, उसमें खुद स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, काट लिया। तो अब कहाँ पे अटके थे? हम अटके थे यहाँ पे कि भाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालना था। वी नॉट प्लस 80 करेंगे, तो वी नॉट जो है वो क्या है? वो 5 है। अब ये ए क्या है? तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी। अब 5 आई कैप 3 टी आई कैप, तो 5 प्लस 3 टी आई कैप प्लस 2 टी जे कैप, ये बचेगा। अब जो हमको पोजीशन का जो फॉर्मूला मिला था ना, वो कुछ ऐसा था, 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस ओनली टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो भी आपको वही मिलेगा। देखो 5t का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, 3/2 टी स्क्वायर का हो जाएगा 3t, एंड टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन करके भी आप वेलोसिटी मिल सकते हैं। अब आपको कौन से टाइम पे फाइंड करना? इजी होगा ना सर? सेकंड पे। आपको 6 याद है ना, 6 सेकंड पे फाइंड करना था ये। Yes, sir. तो ये 3 6 18 प्लस 5 23 आई कैप, एंड यहाँ पे 2 6 12 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है भैया। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कैसे मिलेगा भैया? 23 Sir, root 23 square cross 12 ये square. कुछ 26 मीटर पर सेकंड जैसा आ जाएगा। तो क्या 36. Yes, sir. ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अब देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज का 21, एक्सरसाइज का 21 डिटो टू डिटो, लिटो टू लिटो। ये 21 का क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ना। देखो तो t इज इक्वल टू 0 से ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 जे कैप है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो एट व्हाट टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स 16 मीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब 16 होता है उसका टाइम फाइंड करना है। एट दैट टाइम यू वांट टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट एज वेल, का स्पीड भी फाइंड करना है। डिटो टू डिटो, लिटो टू लिटो। Yes. Yes, sir. इज इट ओके? तो सर आप होमवर्क तो भेज दोगे ना? हाँ, होमवर्क तो भेजूंगा ना मैं, होमवर्क तो भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ओके, यस सर। अभी हाँ तो होमवर्क और JEE का लेक्चर और आज का लेक्चर, उसके वीडियो भी मैं आज रात तक भेजता हूँ आपको।